हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरुकुल में। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आने वाली हूँ, इंटरेस्टिंग बुक लेके आने वाली हूँ। आप देखोगे तो शायद ही हैरान हो जाओगे। आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए इस समय ट्रेंडिंग में सबसे अच्छी जो कही जा रही है वो बुक है खान सर की पॉकेट जीके बुक। तो आज मैं खान सर की पॉकेट जीके बुक को स्टार्ट करने वाली हूँ। वाई लाइन बाय लाइन हम उसको पढ़ेंगे। वाई वैसे तो खान सर की बुक अपने आप में ही बहुत ही बेहतर किताब है, नो डाउट उसमें सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है, वो जो टफ लैंग्वेज है, हम उसको भी इजी बनाकर समझेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और जो बच्चे ये बुक अभी तक जिनके पास तक नहीं पहुंच पा रही है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बस ये क्लास देखिएगा। रोज आपको आधा से पौन घंटे की क्लास मिलेगी, जिसमें आपको रोज 1 से 2 पेजेस उन खान सर की पॉकेट जीके की बुक के पढ़ाए जाएंगे, उनको रिवाइज कराए जाएंगे, उनको समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने बुक पे, बुक ओपन करते हैं। तो ये है खान सर की पॉकेट जीके बुक, इसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर किए हुए हैं, उनको समझेंगे। तो हिस्ट्री में हमारी पूरा एंसेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड जो मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर की हुई है, यानी प्राचीन भारत में हमारा प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, इस तरीके से बताऊंगी। तो सारे टॉपिक कुल मिला के यहाँ पे सब कुछ कवर किया हुआ है। और बाकी जब हम पढ़ेंगे तो हम उनको पढ़ते हुए चलेंगे। आपको अब चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, सारे टॉपिक इन्होंने इतिहास के इस किताब में आपको मिलने वाले हैं। और हो सकता है बहुत ज़्यादा ही लूसन की जीके का कंपैरिजन मैंने जब इस बुक से किया था, तो उससे कहीं ज़्यादा टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यहाँ पे पूरा कवर किया हुआ है। और हमारा ज्योग्राफी यानी भूगोल भूगोल भी हमारी यहाँ पे उन्होंने फुल्ली कवर की हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हमारा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के भी सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। अर्थव्यवस्था हो, राष्ट्रीय विकास परिषद हो, नीति आयोग, मुद्रास्फीति, भारतीय वित्तीय बाजार, भारत में कर की संरचना, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी यहाँ पे लिए गए हैं। आई थिंक इसी वजह से खान सर ने इतनी कॉन्फिडेंट होके बोला है कि वनडे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो और मुझे खुद भी यकीन है इस बात पे कि वनडे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए मैं आपके लिए बुक लेके आई हूँ कि आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी भी और पढ़ के सुनाऊंगी भी, ताकि आपको साथ के साथ सुनते ही सुनते याद हो जाए। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लगता है या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आता है, तो आप साथ में उसको नोट करते हुए चलिएगा, अदरवाइज आपको सुन के तो याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट है छठवां हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान, यानी इसमें हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, तीनों सब्जेक्ट्स को कवर किया हुआ है। पर्यावरण एवं पारिस्थिति, कंप्यूटर एंड विविध, जो बचे हुए विविध में वो सारे प्रमुख लेखक, प्रमुख पुस्तकें, भारत में सबसे चर्चित प्रथम क्या था, विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, ये सारी ही चीजें विविध में आ जाती हैं। तो ये हमारा सिलेबस है। कुल मिला के मैंने आपको सिर्फ एक व्यू दे दिया है कि ताकि आप इसको देख सकें कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट से। तो नेक्स्ट ये है, प्राचीन भारत से हमारे यहाँ पे शुरुआत हुई है। प्राचीन भारत में भी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। प्राचीन भारत, प्राचीन प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या होते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत बात करें हम तब, तो जब हम प्राचीन के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे उस समय लोग कैसे रहते थे, राजा कौन था, युद्ध कैसे हुए, धर्म क्या था, कला कैसी थी, तो हमें उसके लिए इतिहास के स्रोतों की जरूरत होती है। स्रोत यानी सोर्सेज,
जिनके थ्रू हम इतिहास को समझ सकें, जान सकें। तो यहाँ पे जैसा कि सबसे पहले ही दिया है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः तीन स्रोत आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके एक बार लाइन दिखा देती हूँ। ये देखिए, तीन स्रोत दिए गए हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। सबसे पहले तो हम छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहीं से लेंगे। यही समझे कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, किसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। ये वह चीजें होती हैं जो धरती के नीचे खजाने की तरह मिली होती हैं, जैसे अभिलेख, सिक्के, स्मारक, पुरानी वस्तुएं। अब हम इनको भी, अभी जब हम ये सब पढ़ेंगे ना यहाँ पे, तो मैं इनको भी समझाऊंगी कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख क्या होते हैं, स्मारक क्या होते हैं, सिक्के क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत में क्या क्या होता है, सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। इस बुक को मैं आपको निचोड़ देने वाली हूँ, इस बुक का भी आपको। वैसे तो इस बुक में सफिशिएंट सारी चीजें हैं, लेकिन आपको साथ के साथ याद हो जाए, इसलिए लाइन बाय लाइन हम इस बुक को पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं, इनको तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। अब सबसे पहले बात करें हम पुरातात्विक स्रोत की, तो पुरातात्विक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है। एक धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य। इन स्रोतों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख की। अभिलेख होते क्या हैं? सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख वे लेख होते हैं जो पत्थर, तांबे की पट्टियों, दीवारों या स्तंभ पर खुदे होते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि राजा कौन से युद्ध जीते, उसने क्या कानून बनाए, किस धर्म को अपनाया, और इस पर जनता ने क्या कहा। ये सभी चीजें जो हैं वो अभिलेख कहलाती हैं। अभिलेख के प्रकार की बात करें तो तीन प्रकार के अभिलेख होते हैं। एक होता है हमारा शिलालेख, दूसरा होता है ताम्रपत्र, तीसरा होता है भित्तिलेख। शिलालेख यानी पत्थर पे लिखे हुए, पत्थर पे खुदे हुए, उनको शिलालेख बोलते हैं। ताम्रपत्र यानी तांबे पर लिखे हुए दस्तावेज, उनको ताम्रपत्र अभिलेख कहते हैं। और भित्तिलेख की बात करें तो मंदिरों की दीवारों पे लिखे गए लेख। पुराने मंदिरें, पुराने टाइम पे जो मंदिर हुआ करते थे, तो हम उनकी दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखावट मिली हमें, जिससे हमें पुरानी जानकारियां हासिल हुई। तो सबसे पहले चलते हैं अभिलेख की, हम जो इस बुक में दी हुई, हम लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेख क्या था, अभी मैंने आपको बताया ही कि जो चीजें जमीन के अंदर से मिली हुई होती हैं उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और अभिलेख, जो चीजें, जो अभिलेख वे लेख होते हैं जो पत्थर, तांबे की पट्टियों या स्तंभों पर खुदे होते हैं। अब बात करते हैं, ये यही चीज यहाँ पे भी दी गई है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बारी पूछा जा चुका है। तो अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखने में आसानी हो। एपिग्राफी, एपिग्राफी कहा जाता है अभिलेखों के अध्ययन को। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के, यानी 1400 ईस्वी पूर्व बोगाज कोई अभिलेख नामक स्थान में मिले हैं। सर्वाधिक प्राचीन यानी सबसे पुराने अभिलेख की बात की जाए तो सबसे पुराने जो अभिलेख है वो मध्य एशिया के बोगाज कोई अभिलेख नामक स्थान पर मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। अब देखिए, आप ये यहाँ पे आपसे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। मान लो अगर एग्जाम में आपसे ये पूछे कि सबसे प्राचीन अभिलेख आपको कहाँ मिले हैं, तो वो बोगासकोई अभिलेख नाम मध्य एशिया के बोगासकोई में। और अगर आपसे पूछता है कि भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख आपको कहाँ मिले हैं, तो वो कौन से अभिलेख हैं, मतलब भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से हैं, तो वो अशोक के हैं, जो कि 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये नाम थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप सिर्फ कनिंघम याद रखिएगा, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कनिंघम याद करेंगे तो भी हो जाएगा। कि अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ ले कि भारतीय पुरातत्व विभाग के
भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है? तो वो है हमारे कनिंघम। लेकिन वहीं आपसे ये पूछ ले कि पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहते हैं, तो वो है हमारे ब्रुश। तो आप ब्रुश नाम याद रखेंगे। लेकिन अगर भारतीय पुरातत्व की बात करें तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है। वैसे तो इस बुक के सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ते चल रहे हैं। एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे ही क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। सभी टॉपिक्स जो हैं वो ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना रखते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम अगर हम भारत की बात करें कि भारत के बारे में सबसे पहले कहाँ जानकारी मिली हमें, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर यानी विदिशा में गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। यानी यवन के जो राजदूत थे, जैसे विदेशी राजदूत होते हैं उस तरीके से यवन के जो राजदूत थे हेलियोडोरस, जो कि बाहर के थे, वो बेसनगर यानी विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत के भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। आज जब भी हम देखते हैं कि भागवत के बारे में सुनते हैं तो क्या सच में ऐसा था? तो यहाँ पे गरुड़ स्तंभ लेख में ये जानकारी मिली है कि भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है वो गरुड़ स्तंभ लेख में हमें मिला है। धुर्विक्ष, ये शब्द धुर्विक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सौगारा अभिलेख में मिलता है। सौगौरा अभिलेख में मिलता है। एरण यानी मध्य प्रदेश से प्राप्त 12 भगवान पर हूणराज तोरमाड़ का लेख अंकित है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कौन से अभिलेख से प्राप्त हुआ है, तो वो हमारा एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ये सारे ही अभिलेख हैं जिनसे हमें हमारे इतिहास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। पुरातात्विक स्रोत सिंपल समझिए। पुरातात्विक, सबसे पहले पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत में भी हम पढ़ रहे हैं अभिलेख के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब अभिलेखों से रिलेटेड यहाँ पे हैं। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। मतलब मौर्य शासक अशोक का इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर डी आर भंडारण ने लिखा अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे कि महत्वपूर्ण अभिलेखों को थोड़ा समझ लेते हैं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं हमारे कि हाथी गुम्फा अभिलेख, जिन्हें तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं, यानी इनकी डेट जो है वो पता नहीं है कि ये कब लिखे गए थे। हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख। कलिंग राजा खालवेल, इसमें कलिंग राजा खालवेल के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख, इसमें रुद्र दामन के बारे में जानकारी मिलती है। स्पेशली सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी 7 वाहनों की उपलब्धियां जो थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त और इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख, इसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख, सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ 15 से 16 हमारे ये अभिलेख हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसमें कोई शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, बस इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन यानी रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी कहाँ मिलती है और यशोवर्मन को भी साथ में ऐड कर लें तो उसमें मंदसौर में मिलती है। मालवा से मंदसौर। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, इसमें स्कंदगुप्त यानी हूणों की विजय का विवरण इसमें मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है।
बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख। हर्षवर्धन की उपलब्धियों का प्रकाश मिलता है। हर्षवर्धन की उपलब्धियों से रिलेटेड यहाँ पे कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, उससे संबंधित जानकारी आपको इस अभिलेख में मिल जाती है। अब बात करते हैं कि बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख, सातवाहनों की उपलब्धियां। सातवाहनों की उपलब्धियों की जानकारी कहाँ मिलती है? बालाघाट और कार्ले अभिलेख में। अयोध्या अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि आपको पता है कि अयोध्या कुछ समय पहले तक बहुत चर्चित रहा है, तो ये हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। अयोध्या अभिलेख, शुंगों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। बरहुत अभिलेख, इसमें शुंग नरेण शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित उनकी जानकारी मिलती है। ऐरण अभिलेख यानी भानुगुप्त, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, जैसा कि अभी हमने यहाँ पढ़ा ही था इस बारे में कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है? वो हमें मिलता है ऐरण अभिलेख में। अब बात करते हैं सिक्कों की कि सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सिक्कों के बारे में अपनी भाषा में कि पुराने सिक्के हमें उस समय की अर्थव्यवस्था और राजाओं के नाम और तस्वीरें जैसे धार्मिक विकास और कला स्तर समझाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे पहले जो सिक्के थे वो पंचमार्क सिक्के चलते थे। सबसे पहले इन पर 5 चिन्ह होते थे। सिक्कों पर राजा की मूर्ति, धर्म चिन्ह और लेख होते थे। गुप्त वंश के सोने के सिक्के बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल टिक कर सकते हैं आप इसको, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं जो हमारी बुक में यहाँ पे दिए हुए हैं, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। पुराने सिक्के यानी तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु से बनते थे, जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो वो पॉइंट था हमारा आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कापाषाण कहा जाता था। आहत सिक्कों को ही साहित्य में यानी मतलब सिक्कों को साहित्य में कापाषाण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे पहले सर्वप्रथम सवाल आपसे कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया, तो आपको ऑप्शंस दे देगा। तो किसने दिया? यवन शासकों ने सबसे पहले कार्य किया। अब बात करते हैं कि कनिष्ठ के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। यानी कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। हो सकता है उन्होंने अपने सिक्कों पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई चिन्ह बनवाया हो, जिससे सबको ये ज्ञात हुआ कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथीनियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। और ये देखो, ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सबसे पहले जो सिक्के चर्चित हुए थे वो पंचमार्क सिक्के चर्चित हुए थे। रोमन सिक्के अरिकमेडु यानी पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। रोमन के जो सिक्के थे वो पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नगर शैली कहलाती है। वो दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। मतलब इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली को क्या कहा जाता है, तो नागर शैली, और दक्षिण भारतीय कला शैली को क्या कहा जाता है, तो वो द्रविड़ शैली कहलाती है। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, वे वेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। यानी दक्षिणायन के जो ऐसे मंदिर हैं जिनमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का उपयोग हुआ है, उनको वेसर शैली के मंदिर कहलाते थे वो। अब बात करते हैं कुषाण काल। कुषाण काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल
में जो मूर्तियां निर्मित की गई, जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कलाओं का ज्ञान वहां से मिलता है। हो सकता है वहां पे जो सिक्के रहे हों, उन सिक्कों पर धार्मिक चिन्ह बने हों, जिससे वहां की धार्मिक आस्थाओं और मूर्तियों के बारे में जानकारी, मूर्ति कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भरहूत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। बरहूत, बोधगया और सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु और मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों को शाश्वता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। मतलब अजंता गुफाओं में माता और शिशु के जो आपको एक मूर्ति मिली होगी या दीवारों पर कड़ी हुई मूर्ति मिली होगी, या मरणासन्न राजकुमारी के चित्रों का शाश्वतक सर्वकालिक मिला है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे गुप्तकालीन यानी गुप्त वंश के कला का प्रदर्शन होता है कि वहां उस समय की कलाकारी कैसी हुआ करती थी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पुरातात्विक स्रोत यहीं तक थे। पुरातात्विक स्रोत में हम अभिलेखों और सिक्कों के माध्यम से इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई हमें। अब हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ये देखिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये साहित्यिक स्रोत हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मैं आपको गोला बना के यहाँ पे थोड़ा समझा देती हूँ। ये देखिए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? सबसे पहले वो जाने साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं। साहित्यिक स्रोत में वे किताबें और ग्रंथ हैं जो प्राचीन भारत में लिखे गए, जैसे धार्मिक ग्रंथ, जैसे वेद। वेद में भी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने पुराने ग्रंथ थे ये। उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण ये धार्मिक ग्रंथ में आते हैं। इनसे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें समाज में कौन सी व्यवस्था थी, धर्म, कर्म, रीति रिवाज कैसे थे, राजा कैसे चुनते थे, कैसे चुने जाते थे, इन सभी के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है और महाभारत 1 लाख श्लोकों का महाकाव्य है। रामायण, रामायण किसके द्वारा रचित है? रामायण जो है वो वाल्मीकि द्वारा रचित है। अब बात करें अगर हम लौकिक साहित्य की, उससे पहले जो हमारा यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं हम उनको पढ़ लेते हैं कि जो है कि ऋग्वेद कौन से थे, उसमें क्या क्या था, यजुर्वेद में क्या क्या था, सामवेद में क्या क्या था, उनको हम पहले पढ़ लेते हैं जैसा कि हमारी इस बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य इसके अंतर्गत वेद तथा उनसे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य और स्मृति आदि की जानकारी होती है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद यानी शाब्दिक अर्थ है इसका ज्ञान। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों के जो संकलन करता है वो किसको कहा जाता है? महर्षि द्वैपायन वेदव्यास को कहा जाता है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया इस पे आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने कहीं पे भी एक नोटबुक पे छोटा सा पॉइंट बना के। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई 4 प्रकार के होते हैं। अभी हमने इस बारे में बात की कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ऋग्वेद ब्राह्मण शास्त्रीय में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। बताया था अभी ये कि सबसे पुराना, सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में श्रक का अर्थ है छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। श्रक का अर्थ क्या होता है? छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। रचनाओं के
क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है होत्र। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया। अब ये शूद्र क्या होते हैं, अभी हम थोड़ा सा आगे इसको समझेंगे। 4 वर्ण है जिनको अभी हम समझेंगे। यहाँ पे ही दिया गया है, मैं आपको यही बताऊंगी। अभी शूद्रों का उल्लेख किया गया जिसे पुरुष सूक्त कहा गया, जिसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं। बताया मैंने आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमश मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि जो इस बुक में दिया हुआ है कि ऐसा कहा गया है कि भगवान जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण पुरुष का, या सॉरी, ब्राह्मण मनुष्य का उत्पन्न हुआ है। और ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्षत्रिय का, ब्रह्मा जी की जांघों से वैश्य का और ब्रह्मा जी के चरणों से शूद्र जाति का उत्पन्न हुआ है, शूद्र जाति उत्पन्न हुई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 रचनाओं व मंत्रों की रचना की गई है। वामनावतार के 3 पगों में आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को के ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। अब ये पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल टॉपिक से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनेस्को में ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा है हमारा, एक सेकेंड, ये जी, दूसरा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ है, पहले तो मैं इसको हटा के अपना पेंसिल बेसिकली आती हूँ। यजुर्वेद में यजु का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, विधि विधानों, संकलनों का संकलन मिलता है, वो विधानों का। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अथर्वयु कहलाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य शैली दोनों में है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब बात करते हैं हमारा तीसरा जो है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या संगीत। इसमें संगीत के बारे में चर्चा की जाती है। इसकी मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र व रचनाओं का संकलन है। इसमें मैंने बताया, इसमें मंत्रों को गाया जाता है, उनका संकलन दिया गया है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसके मंत्रों को जो गाता है, या अपने घर में आप पुस्तक लेके सामवेद के मंत्र को गाते हैं तो आप उद्गाता कहलाएंगे। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है।
आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं यानी मंत्र हैं। इसमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं और अवेद गंधर्ववेद इसकी प्रमुख शाखाएं कौथु कौथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय हैं। अथर्ववेद, अब हम चौथा पढ़ लेते हैं यहाँ पे अथर्ववेद के बारे में कि अथर्ववेद क्या है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं। अथर्ववेद अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर इनका नाच का नाम पड़ा है। इन्हीं के नाम पर, ये देखो यहाँ दिया हुआ, इन्हीं के नाम पर अथर्ववेद कहा गया तथा इसके दूसरे दृष्टा रचयिता अंगिरस ऋषि थे। इसे अथर्वागिरीश वेद भी कहा जाता है क्योंकि अंगिरस थे तो उनका भी नाम यहाँ पे जोड़ना था, तो इसीलिए इसे अथर्वागिरीश वेद कहा जाता है। अगर आपसे सवाल घुमा के भी पूछ सकता है, पूछ ले अगर आपसे एग्जाम में, तो वह ऐसा कौन सा वेद है जिनका नाम, जिस वेद का नाम दो ऋषियों के नाम पर पड़ा? तो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे चारों वेद के, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अथर्ववेद। इसे भेवज वेद भी कहा जाता है, इसका एक और नाम है भेवज वेद। इसे भेवज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया। अब अभिलेख की बात करते हैं तो सबसे पहली बार अभिलेख किया गया था हमारा ऐरण अभिलेख में। ये देखिए मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ, ये देखिए सब ऐरण अभिलेख में हमारा किया गया था। और अगर आपसे वो वेद की बात पूछता है तो अथर्ववेद में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख किया गया था। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल कांड 20 यानी 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत हैं, यानी ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। तो आई होप आपको ये पेज जो है मैंने अपना इजी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की है तो आपको समझ में आई होगी। इसको बस हम थोड़ा सा साहित्यिक स्रोत को कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ब्राह्मण साहित्य जो है हम अपना कल समझेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ ये देखिए यहाँ आ गए हम जी। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोना टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों, औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ ले अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है तो शिल्प वेद है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, यानी कुरुओं का राजा किसे कहा गया है? परीक्षित को कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण है ये बात, आपको याद रखनी है। सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, किस वेद में लिखित है? सवाल आपसे पूछ सकता है। सही जवाब होगा आपका अथर्ववेद में। पृथ्वी सुक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सुक्त माना जाता है। चारों वेदों के एक एक उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखिएगा, याद कीजिएगा। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। जो आयुर्वेद यही वाला जिसको अभी हम जनरल अपनी लाइफ में जानते हैं, आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद है अर्थशास्त्र और शिल्प वेद। ये हो गया हमारा। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। एक एक लाइन आपको पढ़ के सुनाई है, समझ में आया होगा। कहीं पे अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट में आप मुझसे पूछें,
बाकी अब पूरी बुक है हमारे पास, हम पूरा बुक ऐसे ही बारीकी से समझते हुए चलेंगे। जो भी शब्द आपको कठिन-कठिन शब्दों को मैं जैसे स्टार्टिंग में ही आपको समझा देती हूँ, ऐसे में ही आपको समझाते हुए चलूँगी, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।